आर्यन, ये कपड़े मेरे साथ उठवा लो। बहुत वजन है, मुझसे नहीं। आर्यन, इन कपड़ों को यहां लटका देते हैं। आर्यन, बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारी जवानी और हिम्मत देखकर दिल को सुकून मिलता है। आर्यन, तुम्हारे मामू अक्सर बाहर रहते हैं, मैं घर में अकेली होती हूं। आंटी, अकेले तो मैं भी होता हूं। जब मैं कमरे में आके अकेला सोता हूं तो मुझे भी डर लगता है। तुम फिक्र मत किया करो। अगर रात को तुम्हें डर लगे तो बस मुझे आवाज दे देना, मैं यही हूं। ठीक है, जब भी मुझे रात को डर लगे मैं सीधा आपको ही बुला लूंगा। अकेले रहना मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपसे यही कह रहा हूं। तुम फिक्र मत करो। अगर रात को तुम्हें डर लगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं भी अकेली होती हूं, इसलिए हम एक दूसरे का सहारा बन सके। जी आंटी, आज रात में तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी ताकि हम दोनों एक ही कमरे में आराम से रह सके। अंधेरा होते ही मुझे बहुत डर लगता था। इसी वजह से जब भी शाम ढलने लगती आंटी मुझे अपने कमरे में बुला लेती थी। उस दिन घर में हम दोनों ही अकेले थे और अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। बाहर बिजली कड़क रही थी और हवा दरवाजे हिला रही थी। आर्यन, जरा मेरे कमरे में आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं जैसे ही उनके कमरे में पहुंचा, उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वह हल्के हल्के कांप रही थी और कमरे की लाइट बार बार झपक रही थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो सच में अंधेरे से डर गई है, लेकिन उनकी बेचैनी में जैसे कोई अनकही बात छिपी हुई महसूस हो रही थी। मेरे मामा 2 महीने के लिए बाहर गए हुए थे और मैं छुट्टियां बिताने पहली बार उनकी नई शादी के बाद उनके घर आया था। मम्मी पापा मुझे भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन कई साल बाद मामा से मिलने की खुशी में मैंने उन्हें मना लिया। पर घर पहुंचते ही मुझे कुछ अजीब सा माहौल महसूस होने लगा था। अनीता आंटी की आंखों में जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य था। कभी लगता था कि वो कुछ कहना चाहती है और कभी लगता था कि वो खुद किसी अनजाने डर में उलझी हुई है। मुझे उस समय क्या पता था कि ये शाम या तूफानी रात मेरे जीवन का एक अलग ही मोड़ बनने वाली है। मामा के घर के बाहर हम पहले भी ताला लगा देख चुके थे और मामा ने फोन पर बस इतना कहा था कि आर्यन को घर के अंदर जाने देना, आंटी उसे सब समझा देंगी। लेकिन मामा किस बात की तरफ इशारा कर रहे थे ये मैं समझ नहीं पाया था। मामा और आंटी शॉपिंग के लिए बाहर गए हुए थे और कहा था कि उन्हें लौटते लौटते थोड़ा समय लग जाएगा, इसलिए मैं और पापा घर के बाहर ही उनका इंतजार करते रहे। करीब 2 घंटे बाद दोनों वापस आए। पापा ने सड़क पर ही मामा से बात की और फिर अपने घर लौट गए। आंटी ने चेहरे पर स्कार्फ बांधा हुआ था और मामा की बाइक पर चुपचाप बैठी थी। जैसे ही हम घर के अंदर आए, आंटी ने स्कार्फ उतारा और मेरी नजर अनायास ही उन पर चली गई। अनीता आंटी बहुत शांत लेकिन बेहद खूबसूरत लग रही थी, जबकि मामा बिल्कुल साधारण और सीधे साधे इंसान थे। शायद मैं उन्हें थोड़ा ज्यादा देर तक देखता रहा था। तभी मामा हंसते हुए बोले, अरे भांजे साहब, कहां खो गए हो? मैं कब से बुला रहा हूं। मैं चौंक गया और बोला, नहीं मामा, ऐसे ही। फिर मैं उन्हें जोर से गले लगा लिया। कई सालों बाद मिलने की वह खुशी दोनों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद अनीता आंटी भी मेरे पास आई और बड़े प्यार से मुझे गले लगाया। ये हमारी पहली मुलाकात थी, लेकिन अजनबियत का एहसास बिल्कुल नहीं हुआ। मामा के घर आए मुझे 2 दिन हो चुके थे और इन 2 दिनों में आंटी ने मेरी इतनी अच्छी देखभाल की कि मुझे लगा जैसे मैं यहां कई दिनों के लिए रहने वाला हूं।
लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि यही जगह मेरी जिंदगी को एक अलग रास्ते पर ले जाने वाली है। तीसरे दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो 8 बज चुके थे। मैं कमरे से बाहर आया तो देखा कि मामा अपना बैग पैक कर रहे थे। मैंने हैरानी से पूछा, मामा आप इतनी सुबह बैग क्यों पैक कर रहे हैं? कहीं जा रहे हैं क्या? मामा ने गहरी सांस ली और कहा, आर्यन मुझे एक बहुत जरूरी काम से 2 महीने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मैं चौंक गया। क्या बात है मामा? मुझे यहां आए तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं और आप इतनी जल्दी जा रहे हैं। मैंने कहा, मामा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। इस पर मामा ने गंभीर आवाज में कहा, आर्यन ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़ दूं तो मुझसे बड़ा नुकसान कोई नहीं होगा। यही काम मुझे आगे एक ऊंचा पद दिला सकता है। उनकी बातों में सच्चाई और जिम्मेदारी साफ महसूस हो रही थी। मैं चुप हो गया और बोला, ठीक है मामा, शाम तक मैं पापा को बुला लेता हूं। फिर मैं भी अपने घर चला जाऊंगा। जब आप यहां नहीं होंगे तो मेरा रुकना भी ठीक नहीं लगेगा। मामा ने सिर हिलाया और बोले, नहीं आर्यन, तुम यहां से नहीं जाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले घर जाओ जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। तुम्हारी आंटी की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। मामा आगे बोले, आंटी को अंधेरे से बहुत डर लगता है। अगर उन्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो तुम बिना झिझक उनकी सहायता करना, चाहे समय कोई भी हो। मैं उस समय उनकी बातों का मतलब पूरी तरह समझ नहीं पाया था। बस इतना लगा कि वह सच में आंटी के डर की चिंता कर रहे हैं। मुझे थोड़ा अजीब ही लगा कि शादी के बाद भी किसी को अंधेरे से इतना डर कैसे लग सकता है। मैंने सिर झुकाकर कहा, ठीक है मामा, मैं ध्यान रखूंगा। इसके बाद मैंने मामा का बैग पैक करने में मदद की और हम उन्हें गाड़ी तक छोड़ने गए। एयरपोर्ट जाने से पहले मामा ने मुझे गले लगाया और कहा, आर्यन अपनी आंटी का ख्याल रखना। उन्हें विदा करके मैं और अनीता आंटी दोनों चुपचाप घर वापस आए। उस चुप्पी में भी एक अनकही सी उलझन साथ चल रही थी। घर लौटने के बाद अब घर में सिर्फ मैं और आंटी थे। मैंने सोचा था कि छुट्टियों में मामा के साथ पूरा शहर घूमूंगा, मजाक करूंगा, लेकिन उनके अचानक बाहर जाने से मेरा पूरा प्लान बदल गया। मुझे नहीं पता था कि इन छुट्टियों में जो अनुभव मुझे मिलने वाले थे वे मामा से नहीं बल्कि आंटी से जुड़े होने वाले थे। उस रात जब मामा चले गए, मैं अपने कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहा था। थोड़ी देर बाद मन ऊब गया तो सोचा हाल में जाकर टीवी देख लेता हूं। मैं टीवी ऑन करके बैठा ही था कि अनीता आंटी मेरे पास आकर रुक गई। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आर्यन, मामा के जाने के बाद तुम्हारा मन घर में लग नहीं रहा है ना? उनकी बात बिल्कुल सही थी। आंटी बोली, चलो थोड़ी देर बाहर घुमाते हैं, माहौल भी बदल जाएगा। ये कहकर उन्होंने स्कूटी निकाली और मुझे रात की हल्की ठंडी हवा में आइसक्रीम खिलाने ले गई। हम सड़क पर धीरे धीरे चल रहे थे। मैं स्कूटी के पीछे बैठा था और हवा में हल्की ठंडक थी। सड़क पर अचानक एक झटका लगा तो मेरा हाथ अनजाने में आंटी की पीठ के पास चला गया। मैं घबराकर तुरंत हाथ पीछे कर लिया। आंटी ने पीछे मुड़कर नरमी से कहा, आर्यन, गिर जाओगे, मजबूती से बैठो। फिर उन्होंने सिर्फ स्कूटी का संतुलन बनाए रखने के लिए मेरा हाथ हल्के से अपने पास ठीक कर दिया ताकि मैं डगमगाऊं नहीं। उनके लहजे में सिर्फ चिंता थी, कोई और बात नहीं। सिर्फ